नमस्कार, म्यूचुअल फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं चारू गर्ग। हम बात करते हैं कौन से टॉप म्यूचुअल फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे अपना पोर्टफोलियो बेहतर बना सकते हैं। इन्हीं सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन रुंगटा, CFP फ्रॉम रुंगटा सिक्योरिटीज। हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका इस शो पर। चलिए, हमारे साथ इस शो में कुछ हम सवालों को भी हम शामिल करेंगे और एक बार अपने दर्शकों को बता दें वो किस तरह से हमारे साथ इस शो में जुड़ सकते हैं। आपके कोई भी म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fund@zenetwork.com पर। साथ ही आप हमारे साथ SMS के जरिए भी जुड़ सकते हैं। अपना सवाल लिखिए, हमारे कोड फंड लिखिए और उस पर सवाल भेज दीजिए 57575 पर। चलिए, हर्षवर्धन जी से मैं ये जानना चाहूंगी कि एग्जिट पोल के आंकड़े भी आ चुके हैं और बाजार में मोदी की लहर गूंज दिख रही है साफी, और एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने का भी अनुमान है। तो हर्षवर्धन जी, आप इन्वेस्टर्स को इस समय क्या उनको एडवाइस करेंगे, किस तरह से उनका पोर्टफोलियो उनको बना सकते हैं और किस तरह से पोजीशन लॉन्ग कर सकते हैं? वेल चारू, अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें और हम एसेट एलोकेशन की अगर बात करें, तो इन सभी चीजों में जो मार्केट का कंडीशन है आज की तारीख में, जो लेवल्स हैं आज की तारीख में, या जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं, उनसे उसके बेसिस पे उन्हें कोई भी चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में नहीं करने चाहिए। ध्यान रखें, जब हम एसेट एलोकेशन करते हैं, जब ये डिसाइड करते हैं कितना पैसा आपका इक्विटी में जाएगा, कितना डेट में, कितना प्रेशियस मेटल्स में जाएगा, ये मार्केट के स्तर को देख के नहीं डिसाइड किया जाता। ये आपकी रिस्क प्रोफाइल को देख के किया जाता है। और लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि जो इक्विटी मार्केट्स है वो इवन आउट होके आपको पॉजिटिव रिटर्न, इन्फ्लेशन पॉजिटिव रिटर्न्स देते हैं। ये शॉर्ट टर्म में आपको वॉलेटिलिटी दिख सकती है जिसमें मार्केट्स बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं कोई पर्टिकुलर न्यूज को लेके। उससे आपको अपना एसेट एलोकेशन प्लान चेंज नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक चीज जो अभी एक इन्वेस्टर कर सकता है वो है अपना जो पोर्टफोलियो है वो रीबैलेंस कर सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर हमने 60% एलोकेट किया है इक्विटीज को और 40% डेट में किया है, और अभी जो मार्केट तेजी पकड़ा है उसकी वजह से आपका जो 60% एलोकेशन था वो 65% हो गया होगा, क्योंकि इक्विटी के वैल्यूएशंस बढ़े हैं, और डेट आपका 40 की जगह 35 हो गया होगा पूरा 100% को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये टाइम है जब आप उसे रीबैलेंस करेंगे। आप अपना 5% इक्विटी का बेच के डेट में आप निवेश करेंगे। सो ये रीबैलेंसिंग करनी होगी। एक दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स होंगे जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बना के रखें। ये तो हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात कर रहे थे, लेकिन जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बना के रखे हैं और वो हाई रिस्क लेना चाहते हैं, वो न्यूज बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो स्पेक्युलेटिव और ट्रेडिंग एक्टिविटीज के साथ जोड़ते हैं, तो उनके लिए वो एक पॉजिटिव व्यू लेके मार्केट की तरफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, ऐसे कोई कंपनीज के अगर वो फंड है या तो स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। जहां तक हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स की बात करते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लेकिन वो सोच रहे हैं एक लमसम अमाउंट कहां निवेश करें, तो उनके लिए ये एक ऑप्शन है कि वो एक कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जिसमें एक छोटा हिस्सा इक्विटीज में भी होता है, और 5 इयर्स का टेन्योर लेते हैं तो लगभग 25% इक्विटीज में होगा, बाकी डेट में होगा। तो प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड रहेगा, साथ साथ में आप इक्विटीज का भी एक्सपोजर ले रहे हैं। जी बिल्कुल हर्ष, ये तो आपने बताया कि किस तरह से अपना पोर्टफोलियो हम डेवलप कर सकते हैं, और साथ ही बाजार में अभी तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स ने भी 24,000 का लेवल क्रॉस किया है, निफ्टी ने भी 7100 का लेवल क्रॉस कर लिया है। तो फिलहाल अगर हम ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की बात करें, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के लिए आप कौन से स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे? हाई बीटा स्टॉक्स या ब्लू चिप कंपनीज के, या मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरीज के, आप कौन से इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करेंगे? देखिए, अगर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो आपको बनाना है तो ऑब्वियसली आप पहले तो देखेंगे कि कौन से कंपनीज को आप समझते हैं, अगर शेयर स्पेसिफिकली स्टॉक्स खरीदने हैं तो। और अगर हमने देखा है कि पास्ट का जो पूरा जो लगाड़ रहा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है, कैपिटल गुड्स रहा है, क्योंकि ये सब जो सेक्टर्स होते हैं वो पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उससे बहुत ज्यादा निर्भर होता है। जो पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा था, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज नहीं हो रहे थे, हम ये देख सकते हैं कि अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स थे जो बंद पड़े थे, या अप्रूवल्स या पॉलिसी जो मैटर्स पे पेंडिंग थे, वो शायद उनको पुश मिलेगा, तो उनमें प्रॉफिटेबिलिटी दिखना शुरू होगी। तो जो सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कैपिटल गुड्स जो कंपनीज हैं उसमें कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड की तरफ रुक करके बात करते हैं तो आप मिड और स्मॉल कैप्स में भी थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क डेफिनेटली ज्यादा है।
जी बिल्कुल, तो इसमें रिस्क देखने को मिल सकता है। चलिए कुछ और सवालों पे भी हम बात करेंगे, किस तरह से इन्वेस्टर्स कौन से स्टॉक्स पे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अभी कुछ फिलहाल सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे पहले दर्शक है हमारे साथ, सतविंदर है पंजाब से। सतविंदर, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए अपना। हाँ जी जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, जैसे मैंने मेल में लिखा है वो पता करना है कि कितना पैसा कहाँ से फंड बनवाऊं। जी जी, आप कितना टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं? टाइम 15 ईयर्स के लिए। चलिए बिल्कुल, फिलहाल आपका पोर्टफोलियो तो नहीं है सतविंदर, आपको बिल्कुल एडवाइस दिलवा देते हैं। हर्ष, इनका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने ये लिखा है कि ईपीएफ और पीपीएफ एफडी में इनका ये सेफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्होंने म्यूचुअल फंड्स पे इन्होंने एडवाइस मांगी है। कौन से ये टॉप म्यूचुअल फंड्स 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें? वेल सतविंदर जी, अगर आप आपका पोर्टफोलियो देखते हैं तो जो आप करंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पूरा लगभग डेट में है। आपका आप लगभग 8,000 रुपया हर महीने का निवेश कर रहे हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स और पीपीएफ और ईपीएफ मिला के। इसके अलावा आपके पास एक 2 लाख की एफडी है, और हम अगर 8% का अगर हम रिटर्न्स देखते हैं तो 10 साल में लगभग 18 to 19 लाख हो जाएगा। आप चाह रहे थे कि ये पैसे आप अपने बेटे की हायर एजुकेशन के लिए रखना चाहते हैं, तो ये जो फंड है स्पेसिफिकली जो एग्जिस्टिंग आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अपने बेटे की हायर एजुकेशन के लिए आप ईयरमार्क कर सकते हैं, और वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे फुलफिल हो जाएगा। आपकी रिटायरमेंट की आपने क्वेरी दी थी कि आपको 15 साल बाद आपको लगभग 1 करोड़ रुपए आपके रिटायरमेंट के हिसाब से चाहिए। सो इसके लिए आपको हर महीने का 17,000 रुपया 17,000 रुपीज आपको हर महीने का निवेश करना होगा। वो आप इक्विटीज में कर सकते हैं, तो क्योंकि आपके पास वक्त भी ज्यादा है और आपके एसेट एलोकेशन के प्लान के हिसाब से आप इक्विटी में एक्सपोजर अभी ले सकते हैं। ये 17,000 रुपया आप इस प्रकार डिवाइड करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5,000 रुपया आप एक इंडेक्स फंड में करिए, फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड बीएसई सेंसेक्स प्लान में। 5,000 रुपया आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में करिए, वो है एचडीएफसी इक्विटी फंड। 5,000 रुपया आप एक मिड एंड स्मॉल कैप फंड में करें, एसबीआई इमर्जिंग बिजनेसेस फंड। एंड 2,000 रुपया आप एक इंटरनेशनल फंड में करें, आईसीआईसीआई यूएस ब्लू चिप फंड। इसमें आप अपना निवेश शुरू करें और 2 साल बाद एक अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर कर लीजिए। तो बिल्कुल इनको सारे ही फंड्स बता दिए गए हैं, ये किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अराउंड 17,000 मंथली इनको इन्वेस्ट करना होगा, तभी अपना कॉर्पस अमाउंट ये बिल्ड कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल भी शामिल कर लेते हैं। आशुतोष है हमारे साथ बैंगलोर से। आशुतोष, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैंने दो पोर्टफोलियो क्रिएट किए हैं। एक है मेरा आईसीआईसी फोकस ब्लू चिप जो 5 ईयर्स के लिए है। हाँ जी। और दूसरा मेरा म्यूचुअल फंड है ये बिरला सन लाइफ फाउंटेन इक्विटी ग्रोथ जो 5 ईयर्स के लिए है। जी, क्या जानना चाहते हैं? म्यूचुअल फंड के लिए देखना चाहता हूँ, तीसरा म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा होगा लॉन्ग टर्म के लिए, 5 ईयर्स के लिए। जी, फिलहाल आशुतोष, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपके फंड्स का चुनाव काफी अच्छा है। इन फंड्स का जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा हमें देखने को मिला है। हर्ष जी से मैं आपको एडवाइस दिलवा देती हूँ। हर्ष, आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप और बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड की ये बात कर रहे हैं, आपको क्या एडवाइस करेंगे आप इनको इन फंड्स पे? वेल, ये दोनों फंड जैसे आपने बताया चारों फंड्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छा है इनका। लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं, सो आप इसमें निवेश ये कंटिन्यू कर सकते हैं। जब ये नया ऐड करना चाहें कोई भी इन्वेस्टमेंट, तो पहले कोशिश करें कि अगर इन दोनों फंड्स में ही डिवाइड करके इनका हो जाता है तो काफी है। आपको अननेसेसरी नए फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर अमाउंट बहुत ज्यादा होता है हर महीने का, तब आप शायद एक और फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहें, पर फिलहाल कंटिन्यू कर सकते हैं। और अपना जो फ्रेश नया बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें तो नया इन्वेस्टमेंट कोई नया फंड चूज करें, नहीं तो इसी फंड में आप ऐड करके आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो फिलहाल ये फंड्स काफी अच्छे हैं और इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, इसमें ये कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ और सवालों को भी शामिल करेंगे और साथ ही हम इस पे भी बात करेंगे कि बाजार में फिलहाल अभी किस तरह से आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्यूचुअल फंड्स। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन रूंगटा से फ्रॉम सीएफपी फ्रॉम रूंगटा सिक्योरिटीज। चलिए रूंगटा जी से हम पूछते हैं,
म्यूचुअल फंड्स का जो परफॉर्मेंस है अभी जिस तरह से बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस अगर हम लास्ट 6 मंथ्स की बात करें हर्ष, तो थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिला है। कंपैरेटिवली जो एफआईआईज हैं वो वॉलेटिलिटी है मार्केट में, उसका पॉसिबिलिटी है उसमें एफआईआईज का ज्यादा हमें निवेश देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें पिछले 6 महीने में, उसके बारे में आप किस तरह से देखते हैं? वेल चारू, इक्विटी मार्केट्स का ये जो फंक्शन है ये लॉन्ग टर्म में आपको 12 to 15% रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। अब देखा जाए कि जब हम 10 इयर्स का अगर पीरियड की बात कर रहे हैं तो पूरे 10 इयर्स में आपको एक ही तरफ का रुख नहीं मिलता है। 10 साल में आप देखेंगे 4 या 5 साल एकदम फ्लैट रिटर्न्स रहेंगे, मार्केट कहीं नहीं जाता है। लगभग वही जो लास्ट 5 साल में हो रहा था, लगभग 3-4% के आसपास रिटर्न दे रहा था। बिफोर ये बुल रन चालू होने के पहले की बात कर रहा हूं मैं। एक पीरियड आ सकता है जिसमें काफी बेरिश फेज होगा, और एक छोटा कभी पीरियड होता है, 1 या 2 साल का टाइम होता है जब मार्केट एक बहुत तेजी पकड़ता है। तो जब हम एवरेज 10 इयर्स का रिटर्न्स देखते हैं तो वो 12 to 15% रिटर्न आसपास आता है। कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को लास्ट 6 मंथ्स के बेसिस पे जज करना, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना, इक्विटीज को चूज करना, वो एक गलत स्ट्रेटेजी हो सकती है। आपको हमेशा इक्विटी में जब निवेश करते हैं 10 साल का टाइम होराइजन रखिए और एक्सपेक्ट करिए कि आपको लगभग 14, 15, 17% आपको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन कब मिलेगा वो हमें मालूम नहीं होता, कौन सा बुल फेज आने वाला है। तभी हम रेकमेंड करते हैं आप एसआईपी के जरिए निवेश करते रहें। तो अभी भी हमारी सलाह यही होगी कि आप लास्ट 6 मंथ्स का रिटर्न देके कोई भी लमसम में ऐसा कोई डिसीजन ना लें। एसआईपी के जरिए करते रहिए, हर लेवल पे आप मार्केट का एवरेज करेंगे और आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो उसी प्रकार ग्रो करेगा। जी हर्ष, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स की अगर हम बात करें तो पिछले लास्ट 6 मंथ्स में काफी आउट परफॉर्मर्स रहे हैं एज कंपैरेटिवली कि पिछले 2 सालों में इनका प्रदर्शन थोड़ा इन्होंने अंडर परफॉर्म करा था। उसकी क्या वजह है? और हर्ष, आप ये भी बताइए कि टॉप कौन से बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में फिलहाल इस टाइम निवेशक दाव लगा सकते हैं? वेल अगर हम बैंकिंग फंड्स की बात करें तो रिलायंस बैंकिंग फंड एक ऑप्शन है, आपके पास आईसीआईसीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है। इन दोनों ऑप्शंस में से आप चूज कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एलएनटी का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, बिरला का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, आप इसमें आप देख सकते हैं। आपने सही बताया कि ये भी जो सेक्टर्स थे पर्टिकुलरली परफॉर्म नहीं कर रहे थे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पॉलिसी अप्रूवल्स आने, ये सब चीज की वजह से काफी प्रोजेक्ट्स जो थे बंद थे। और अगर हम बैंकिंग की बात करें तो उसमें एनपीएस वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो भी हमने देखा है। अगर इकोनॉमी टर्न अराउंड करती है तो बैंकिंग में उसका असर आने लग जाएगा, क्योंकि जो उनके लोन्स दिए हुए हैं, क्रेडिट ऑफ टेक है, वो सब शुरू हो जाएगा। सो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यस प्रॉब्लम थी, और अभी अगर सरकार आती है, जो हम देख रहे हैं जो एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं उसके बेसिस पे अगर स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो डेफिनेटली आप इसमें निवेश करके कॉल ले सकते हैं। लेकिन वो आप एक एजुकेटेड कॉल लीजिए, समझिए सेक्टर को, फिर करिएगा इन्वेस्ट। जी हर्ष, मैं आपसे टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल फंड्स पे भी मैं आपका व्यू लेना चाहूंगी। फिलहाल हमारे एक दर्शक है अभी हमारे साथ, सुधीर हैं। सुधीर, स्वागत है आपका शो पर, सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैडम, मैं पिछले 3 साल से एसआईपी कर रहा हूँ जी, जिसमें मेरा सवाल 3 सवाल है। जिसमें पहला सवाल है कि मैं 20 साल बाद मेरा कॉर्पस कितना होगा। मैं 7,000 पर मंथ एसआईपी करता हूँ जी। और मेरा दूसरा सवाल है कि जब हम कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो वन फंड से अनदर फंड जब हम स्विच होते हैं तो उसमें पहले वाला जो ओल्ड फंड रहता है जिसमें जो अमाउंट मिलती है वो नेक्स्ट जो नया फंड है रहता है उसमें एक साथ ये करना है कि एसआईपी के जरिए उसमें अमाउंट जमा करना है। चलिए बिल्कुल सुधीर, मैं आपको एडवाइस दिलवा देती हूँ। हर्ष, इनका सवाल है, इन्होंने एचडीएफसी टॉप 200, आईसीआईसी प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप, डीएसपी ब्लैक रॉक फंड और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप में 7,000 मंथली एसआईपी कर रहे हैं। इस पे किस तरह से देख रहे हैं आप इनका पोर्टफोलियो, और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि अगर कोई फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो क्या ये किसी दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं? वेल सुधीर जी, आप अगर ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका पहले सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, आप अगर ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हो, हम एक एवरेज 14% रिटर्न्स अगर एस्टिमेट करते हैं तो 20 साल बाद जो आप इकट्ठा कर सकते हैं कॉर्पस वो होगा लगभग 90 लाख रुपीस आप इकट्ठा करेंगे, और वो टैक्स फ्री होगा, क्योंकि करंटली जो टैक्स के रूल्स हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इक्विटीज पे कोई भी उस पर टैक्स नहीं लगता है।
जो आपका दूसरा सवाल था कि आप अगर कोई भी एक फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो जो आप स्विच करना चाहें दूसरे फंड में, तो लमसम के तौर पे होना चाहिए कि आपके एसआईपी के रूप से होना चाहिए। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप ये जो स्विच करें वो एक लमसम के रूप में करें। कारण ये है, जो एग्जिस्टिंग फंड है उसमें आपने ऑलरेडी एवरेज कर लिया है, आपने हर महीने जो निवेश कर रहे थे उसमें आपको एक एवरेज एनएवी या एवरेज मार्केट के लेवल्स पे आपका निवेश हुआ है, तो एवरेजिंग का जो पर्पस है वो पूरा हो गया है। अब यहां से जब आप दूसरे फंड में स्विच करते हैं तो आप ये इक्विटी से इक्विटी फंड में ही आ रहे हैं, तो आप एक स्विच के तौर पे, एक लमसम के तौर पे आप स्विच करें, तब आपको इक्विटी एज एन एसेट क्लास आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट देगा। अगर आप फिर से एसआईपी शुरू करते हैं तो जो आपका एवरेजिंग हुआ था वो आपका पूरा पर्पस डिफीट हो चुका है। तो ये चीज तो आपको ध्यान में रखनी होगी जब आप स्विच करते हैं। अगर आप चाहें तो एसटीपी के रूप से कर सकते हैं, लेकिन लमसम स्विच आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो आपका तीसरा सवाल था ग्रोथ या डिविडेंड ऑप्शन लेना, ये आपकी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल हर्ष, ये एसटीपी का जरिया ही अपना सकते हैं और साथ ही अगर स्विच करना चाहते हैं तो लमसम के जरिए ये स्विच कर सकते हैं। हर्ष, आपसे बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स पे हमने बात करी, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल फंड्स का जो परफॉर्मेंस है पिछले 6 महीने में इनका अंडर परफॉर्मेंस रहा है और साथ ही पिछले 2 साल में देखें तो काफी आउट परफॉर्मेंस थे ये। चारू, एब्सोल्युटली राइट। अब आप अगर हम देखेंगे टेक्नोलॉजी और जो इंटरनेशनल फंड्स हैं उनका जो उन पे जो असर आता है वो बहुत काफी हद तक एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशंस पे भी डिपेंड करता है। हमने एक्सचेंज रेट्स का देखा है कि पहले 54-55 के लेवल पे डॉलर था, वो 68 तक चढ़ गया था और अब वो 59.5-60 के बीच में है। तो ये जो गिरावट आई है अभी रुपये में, तो रुपये में जो स्ट्रेंथनिंग हुई है, इसकी वजह से आप देखेंगे जो आपकी एनएवीज पे असर आता है। तो हमारा सुझाव ये रहेगा कि इंटरनेशनल फंड्स जो हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट एक पैरामीटर है, लेकिन जो उसके एडवांटेजेस है जो है वो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है। आप ऐसी कोई कंपनीज में निवेश कर रहे हैं जो इंडिया में लिस्टेड नहीं है, अगर हम वो सारे बेनिफिट्स और एडवांटेजेस देखें तो आप इंटरनेशनल फंड्स में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। जहां तक टेक्नोलॉजी फंड्स की बात है, आप इस फोकस टेक्नोलॉजी फंड्स में ना निवेश करके एक डाइवर्सिफाइड फंड में कर लीजिए। वहां पे क्या होता है कि फंड मैनेजर अपनी जो कंपनीज की फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स देख के चूज एंड पिक करके वही टेक्नोलॉजी कंपनीज में निवेश करते हैं जिनमें वो फायदा देखते हैं। तो फोकस टेक्नोलॉजी फंड, सेक्टर फंड्स में ना करके आप एक डाइवर्सिफाइड फंड में करिए जिसमें आपको टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स भी मिलेंगे। तो बिल्कुल ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं और इंटरनेशनल फंड्स में साथ ही इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए एक एसएमएस के जरिए भी सवाल ले लेते हैं। हर्ष पीके चक्रवर्ती ने ईमेल के जरिए सवाल भेजा है। इनकी एज है 54 इयर्स और इनके पास फिलहाल 6 साल में ये जानना चाहते हैं किस तरह से रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं और 40,000 मंथली इनकी सैलरी, आप किस तरह से इनको रिटायरमेंट प्लानिंग पे इन्वेस्टमेंट इनको रिकमेंड करेंगे? चारू, अगर हम देखें तो इनके पास रिटायरमेंट के लिए सिर्फ 6 साल बाकी रह गए हैं। तो अगर ये पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग अपनी सिर्फ अभी जो ये म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से बनाना चाहते हैं तो शायद थोड़ा लेट हो गए हैं। तो आई एम श्योर कि इनके पास बाकी और भी प्रोविजंस होंगे या कोई अपने एम्प्लॉयर की तरफ से कोई इन्हें बेनिफिट्स आ रहे होंगे, तो ये अपना रिटायरमेंट प्लानिंग उस प्रकार कर सकते हैं। जहां तक यही पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स की बात है, अगर ये थोड़ा रिस्क लेना चाहें तो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। फंड्स के नाम में ऑप्शन दे सकता हूं, HDFC बैलेंस फंड, ICICI प्रू बैलेंस फंड या बिरला सन लाइफ 95 प्लान, ये वो चूज कर सकते हैं। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते, इक्विटी एक्सपोजर नहीं लेना चाहते और थोड़ा कम लेना चाहते हैं तो इनके पास ऑप्शन है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का डायनेमिक PE फंड में कर सकते हैं या HDFC MIP लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। तो ये चॉइसेस इनके पास अपने सामने हैं। जी, तो बिल्कुल ये इस तरह से इनको फंड्स भी बता दिए गए हैं, ये एडवाइस फॉलो कर सकते हैं। चलिए हर्ष, फिलहाल इतने ही सवाल इस शो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में हिस्सा लेने के लिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें वो किस तरह से हमारे साथ इस शो में जुड़ सकते हैं। आपके कोई भी म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं fund@zenetwork.com पर। साथ ही आप हमारे साथ SMS के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा कोड फंड लिखिए, अपना सवाल लिखिए, अपना पोर्टफोलियो भेज दीजिए 57575 पर। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए सी बिजनेस।